द हिंदू एडिटोरियल रिडेम्पशन रोड वो सड़क जहाँ पे हमको संतुष्टि मिलती है, आखिरी संतुष्टि। डिस्पाइट द वायलेंस ऑफ इंग्लिश फैंस, यूरो 2020 विल बी रिमेंबर्ड फॉर गुड फुटबॉल। इसके बावजूद कि इंग्लिश फैंस यानी इंग्लैंड के जो खेल के फैंस हैं, जो खेल को पसंद करते हैं, उन्होंने हिंसा की थी, इसके बावजूद यूरो 2020 याद किया जाएगा अच्छी फुटबॉल के लिए। स्पोर्ट इज रिप्लीट विद रिडेम्पशन स्टोरीज। स्पोर्ट यानी खेल कूद भरा हुआ है रिडेम्पशन की कहानियों से, ऐसी कहानियों से जिसमें ये हमको समझ मिलती है कि किस प्रकार से लोगों ने अपने आप को संतुष्ट किया खेलों में ऐसी उपलब्धि प्राप्त की जिससे पूरी तरह से वो संतुष्ट हुए और दर्शक भी संतुष्ट हुए। टीम्स रेसलिंग विद देयर पास्ट्स बिफोर स्विमिंग टुवर्ड्स द लाइट मेक फॉर कंपेलिंग प्लॉट लाइन्स। जो टीमें अपने हिस्ट्री के साथ युद्ध कर रही होती हैं या दंगल कर रही होती हैं, रेसलिंग मतलब दंगल करना, कहने का मतलब ये उनका पास्ट उतना अच्छा नहीं होता जहाँ तक कि फुटबॉल के खेल का सवाल है। इसके पहले कि वो लाइट की तरफ तैरें और किस प्रकार से वो रेसल करती है अपने पास के साथ, ये अपने आप में एक ऐसी कहानी रहती है जो जिसको जो बहुत कंपेलिंग कहानी होती है, यानी कि बहुत ही दिलचस्प कहानी होती है और हमें मजबूर करती है उस कहानी को समझने के लिए, हमें कंपेल करती है, मजबूर कर देती है। बट फॉर जायंट फुटबॉलिंग कंट्रीज, सक्सेस फॉलोइंग फेलियर इज मोर ऑफ a सीक्वेंस एंड लेस ऑफ a narrative। लेकिन जो बड़े बड़े दानव फुटबॉल के जो देश हैं, उनके लिए सफलता जो फेलियर के बाद आती है वो मात्र एक सीक्वेंस होता है, एक के बाद एक आने वाली चीज़ होती है और वो एक कोई कहानी नहीं होती है, कहानी कम होती है। This millennium, Germany and France have plumbed the depths before rising to become world champions. इस मिलेनियम में जर्मनी और फ्रांस इतने नीचे गिर गए थे, प्लम द डेप्थ्स यानी वो गहराई में सबसे नीचे गिर गए थे, और इसके पहले कि वो उठे और वर्ल्ड चैंपियन बन गए। मिलेनियम का से अर्थ होता है कि ये जो पिछले 1000 वर्ष हैं। But Italy's redemption story at Wembley on Sunday, a penalty shootout victory over England to secure only its second ever European championship, should not be seen through such a reductionist lens. लेकिन इटली की जो रिडेम्पशन स्टोरी है वेम्बले स्टेडियम में संडे को, जो कि एक पेनल्टी शूटआउट के द्वारा उन्होंने जीत हासिल की इंग्लैंड के ऊपर, अपने लिए सुरक्षित करते हुए जो हमेशा का जो दूसरा यूरोपियन चैंपियनशिप थी, इसको सुरक्षित करते हुए उन्होंने जो जीत हासिल की, उसको इस प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए कि जैसे कि हम उसको कम करके देखें, कम करने वाले लेंस से देखें या कॉन्वेक्स लेंस से देखें, जो रिडक्शन करता है यानी कम करता है किसी आकृति को, ऐसे लेंस से नहीं देखना चाहिए। The triumph represents the transformation of a proud but dogmatic footballing nation into a modern, forward-looking side with the singular aim of coming out of one of its darkest chapters of not qualifying for the World Cup 2018 for the first time since 1958। ये जो ट्रायम्फ है, जो जीत की खुशी है, ये प्रतिनिधित्व करती है एक बदलाव को, एक ज़बरदस्त बदलाव को, एक ट्रांसफॉर्मेशन को, संपूर्ण बदलाव को का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि एक गर्व से भरा हुआ लेकिन अपने काम में जुटा हुआ डॉगमेटिक फुटबॉलिंग नेशन ने अपने आप को परिवर्तित किया। कि कैसे वो परिवर्तित हुआ एक आधुनिक, आगे देखने वाली साइड के रूप में।
और उसका एक ही लक्ष्य था कि वो अपने सबसे गहरे चैप्टर में से, सबसे डार्क चैप्टर में से बाहर निकल के आएगा कि जब वो वर्ल्ड कप 2018 में क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था, और वो ऐसा पहली बार हुआ था 1958 के बाद से। इन द प्रोसेस, यानी इस प्रक्रिया में, रॉबर्ट मानसीनीज आउटफिट also cleared the fog that had settled over international football. इस प्रक्रिया में रॉबर्ट मानसीनी जो कि कप्तान है, उनकी जो टीम थी आउटफिट, यानी उनकी जो टीम थी आउटफिट, वैसे ड्रेस को कहते हैं, तो यहाँ रॉबर्ट मानसीनी की आउटफिट का मतलब है रॉबर्ट मानसीनी की टीम। उसने उसने इस धुंध को भी साफ कर दिया जो कि बैठ गई थी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के ऊपर। उस built around the midfield abilities of Jorginho, Marco Verratti, and Lorenzo Insigne, and the pace and drive of Federico Chiesa and Leonardo Spinazzola, Italy played with verve. फील्ड के बीच में जो कुशलताएं होती हैं, उसके चारों ओर बिल्ड करते हुए, और ये जो खिलाड़ी हैं इनके, जिनके नाम यहाँ मेंशन्ड हैं, और जो मिडफील्डर हैं यानी वेराटी और इंसिग्ने, और जो पेस यानी तेजी से खेलते हैं और ड्राइव के साथ खेलते हैं, फेडरिको चेसी और लियोनार्डो स्पिनाज़ोला, इन लोगों के चारों तरफ बिल्ड करते हुए इटली ने अपने स्टाइल में खेला। वेटरन डिफेंडर्स Giorgio Chiellini and Leonardo Bonucci या Bonacci ensured it also displayed old school blues। जो पुराने डिफेंडर्स थे, डिफेंडर मतलब जो अटैक को डिफेंड करते हैं, बचाते हैं, ये दोनों खिलाड़ी जिनका नाम लिखा है, इन्होंने सुनिश्चित किया कि वो पुराने स्कूल का जो स्टाइल है उसको भी वो डिस्प्ले करें, उसको भी प्रदर्शित करें। Together with the goal-keeping brilliance of Gianluigi Donnarumma, player of the tournament, the Azzurri beat number one ranked Belgium, number six Spain, and number four England back to back to claim their first major trophy since the 2006 World Cup। अपने गोल को बचा के रखने वाली जो जो चमक है उसके साथ, क्योंकि गियानलोगी डोनारुमा की जो चमक है, जो कि टूर्नामेंट के प्लेयर भी घोषित किए गए थे। अजूरी यानी इटालियन जो टीम है, उन्होंने नंबर 1 रैंक वाली बेल्जियम को, नंबर 6 रैंक वाली स्पेन को और नंबर 4 इंग्लैंड को एक के बाद एक उन्होंने हरा दिया, और इस तरह से उन्होंने पहली अपनी बड़ी ट्रॉफी पर दावा कर दिया 2006 के वर्ल्ड कप के बाद से आज तक। इटली no doubt had a generation of players schooled in progressive methods since their youth, but Mancini's tactical acumen stood out। इसमें कोई संशय नहीं है कि इटली के पास एक पूरी जनरेशन है प्लेयर्स की, एक पीढ़ी है प्लेयर्स की, जो कि आगे बढ़ने वाले मेथड्स में जिनकी ट्रेनिंग हुई है, जिनकी स्कूलिंग हुई है जब से वो जवान हुए हैं, सिंस देयर यूथ। लेकिन मानसीनी का जो टैक्टिकल एबिलिटी है, उनकी एक्यूमेन है, उनका जो एक्सपर्टीज है, मानसीनी का टैक्टिकल यानी स्ट्रैटेजी बनाना और किस तरह से जीतना है खेल को, ये एकदम अलग ही थी। स्टूड आउट यानी आउटस्टैंडिंग थी, बढ़िया थी। द 56-year-old's हैंडलिंग ऑफ द लॉस ऑफ की पर्सनल वाज स्मार्ट। तो ये जो मानसीनी है, इनके जो कोच है, उनकी जो हैंडलिंग थी टीम की, जो उनके जो मुख्य खिलाड़ी का लॉस हो गया था, वो स्मार्ट तरह से उन्होंने उसको टैकल किया। और जैसा कि उनका रोल था, एज वाज हिज रोल इन शेपिंग इटलीज रिस्पॉन्स आफ्टर इंग्लैंड वेंट अ गोल अहेड, कि जब इंग्लैंड एक गोल आगे हो गया तब इटली ने जो प्रतिक्रिया करी, उस रोल को शेप करने में उनका जो हाथ था, एंड थ्रेटन टू एंड इट्स ओन ट्रॉफी ड्राउट ऑफ 55 ईयर्स। और जब इंग्लैंड एक गोल आगे हो गया और वो ये खतरा उसने पैदा कर दिया था कि वो अपना जो खुद का ट्रॉफी का ड्राउट है 55 साल का, वो खत्म कर देगा।
तो तब जो है, जो मानसिनी का जो ने जो किस तरह से उसको हैंडल किया, ये बहुत ही बेहतरीन था, स्मार्ट तरीका था। इन कॉन्ट्रास्ट जर्मनी सफर्ड अंडर आउटगोइंग कोच जोकिम, और इसके ठीक विपरीत जर्मनी जो है अपने आप बाहर जाने वाले जोकिम लो नामक कोच, क्योंकि उनके कोच बाहर जा रहे थे तो इसलिए जर्मनी पीड़ित हो रहा। उनके जो आइडियाज़ थे आउटगोइंग कोच के डिफंक्ट आइडियाज़, उनके आइडिया ऐसे थे जो कि अब फंक्शनल नहीं थे, वो पुराने हो चुके थे, और इस वजह से जर्मनी ने सफ़र किया। While a complacent France blew a 3-1 lead against Switzerland and crashed out, जबकि एक अपने 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 जो अपने उपलब्धियों पे खुश होता हुआ जो फ्रांस था, उसने 3-1 की लीड बना ली थी स्विट्जरलैंड के खिलाफ, और उसके बाद वो क्रैश आउट कर गया। लुई एनरिके स्पेन, though impressed despite falling to Italy over penalties in the last four. लुई एनरिके जो कोच हैं स्पेन के, उनकी जो स्पेन टीम थी, हालांकि वो उसने प्रभावित जरूर किया था, लेकिन उसके बावजूद वो इटली के सामने गिर गई जब आखिरी चार यानी सेमीफाइनल में जब पेनल्टीज का समय आया, तो पेनल्टीज के वजह से वो गिर गई। सेमीफाइनल लास्ट फोर होता है जब चार टीमें रह जाती खेलने वाली। Barcelona's Pedri proved a gem, and the 18-year-old midfielder was duly named the young player of the tournament. बार्सिलोना के पेड्री ने साबित कर दिया कि वो एक हीरा है, और 18 साल के जो ये मिडफील्डर हैं यानी कि पेड्री, इनको सही तरह से नाम इनको दिया गया कि वो टूर्नामेंट के यंग प्लेयर हैं। Cristiano Ronaldo won the Golden Boot, 5 goals and 1 assist, but was far from the driving force he usually is for Portugal, the 2016 winner. तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, उन्होंने अपना गोल्डन बूट जीता, यानी उन्होंने 5 गोल किए और 1 असिस्ट गोल किया, यानी ऑपोजिट टीम से असिस्टेंट मिलने पे जो गोल हो जाता है। बट वॉज फार फ्रॉम द ड्राइविंग फोर्स, लेकिन वो जो ड्राइविंग फोर्स रह चुके हैं उससे वो बहुत दूर थे, जो वाकई में वे हैं पोर्चुगल के लिए, जो कि 2016 के विजेता हैं। Denmark, by reaching the semi-final despite the traumatic exit of Christian Eriksen, showcased its collective spirit. डेनमार्क ने सेमीफाइनल में पहुंचकर, इसके बावजूद कि उनके जो खिलाड़ी हैं क्रिस्टियन एरिक्सन, उनका दर्द से भरा एग्जिट हो गया था, उसके बावजूद उन्होंने एक साथ मिलकर एक ऐसी स्पिरिट दिखाई, उन्होंने शोकेस की, दिखाई, प्रदर्शित की एक ऐसी भावना जो मिल के चलने की भावना थी। The only discordant notes in an otherwise excellent competition were English fans' violent behavior on the final day and the racist attacks on players who erred in the penalty shootout. केवल एक ही जो खराब स्वर वाले जो आवाज़ें थीं, जो आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी, जो म्यूज़िक नहीं बना रहे थे स्वर, वो थे कि वैसे तो जो कॉम्पिटिशन बहुत ही एक्सेलेंट था, बहुत ही उत्कृष्ट था, लेकिन जो डिस्कॉर्डेंट नोट्स थे, ऐसे स्वर जो कि गलत साउंड कर रहे थे, वो थे इंग्लैंड के फैंस का जो था वायलेंट का बिहेवियर, जो ऐसा व्यवहार उन्होंने किया फाइनल डे को, वायलेंट व्यवहार किया, हिंसक व्यवहार किया, और जो रेस से जुड़े हुए आक्रमण जो उन्होंने प्लेयर्स पे किए जो पेनल्टी शूटआउट में गलती कर रहे थे। But in the long run, Euro 2020 will be remembered for restoring Italian football. लेकिन लंबे अवधि में यूरोपियन 2020 को याद किया जाएगा कि उन्होंने इटली के फुटबॉल को वापस, उसकी प्रतिष्ठा को वापस लाए। रीइन्विगोरेटिंग इंटरनेशनल फुटबॉल, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को फिर से एक जान दी, एंड प्रूविंग माइल्डली थेराप्यूटिक टू फैंस वर्ल्ड वाइड amidst an unending exhausting pandemic. और ये साबित हुआ, यूरो 2020 साबित हुआ कि कुछ हद तक थेराप्यूटिक, यानी कि बीमारी को ठीक करने वाला, ऐसे फैंस के लिए जो पूरे दुनिया में है, जो ना खत्म होने वाले, एग्जॉस्ट करने वाले, थका देने वाले महामारी के बीच में, जबकि वो
बीमारी को ठीक करने वाला साबित हुआ। An unproductive idea, socio-economic empowerment is more effective than coercion in cutting fertility rates. ये आइडिया उत्पादकता लिए हुए नहीं है। सोशल इकोनॉमिक सशक्तिकरण ज़्यादा असरदार होता है, इसके बजाय कि हम जोर ज़बरदस्ती करें, मजबूरी करें और फोर्स लगा के और फर्टिलिटी रेट्स को कट करने की कोशिश करें। फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि कितने पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। Incentives and penalties form an integral component of the measures to control population growth, announced by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Saturday. चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करी है ऐसे कदमों की जो पॉपुलेशन के ग्रोथ को नियंत्रित करने के लिए हैं, और उसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंसेंटिव और पेनल्टीज। इंटेग्रल कंपोनेंट है, का मतलब कि बहुत ही ज़रूरी उसका भाग है। इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन और पेनल्टी मतलब पनिशमेंट। These steps are aimed at reducing UP's total fertility rate, recorded as 2.7 by the National Family Health Survey 4 in 2016, a figure only lower than that of a neighboring Bihar, 3.1 as of 2020 in NFHS 5. ये जो कदम लिए गए हैं, इनका लक्ष्य ये है कि हम यूपी का कुल फर्टिलिटी रेट को कम करें, जिसको रिकॉर्ड किया गया है 2.7 पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा। जो सर्वेक्षण किया गया है फैमिली हेल्थ का राष्ट्रीय स्तर पे, उसको सर्वेक्षण 4 बोलते हैं 1916 में, जो कि एक ऐसी नंबर है जो कि केवल बगल के बिहार से केवल कम है, जो कि पड़ोसी बिहार से कम है, जिसका नंबर है 3.1, जो कि 2020 में घोषित किया गया है, जहाँ जब 5वें स्तर का जो सर्वे हुआ है। Aims in this direction, increasing the rate of modern contraceptive prevalence, male contraception, decreasing maternal mortality and infant mortality rates significantly by 2026, are, on the face of it, in line with what was stressed at the Cairo International Conference on Population and Development in 1994. इस डायरेक्शन में जो लक्ष्य हैं, यानी कि हमको जो लक्ष्य हासिल करने हैं कि हमको आधुनिक कॉन्ट्रासेप्टिव यानी जो गर्भ निरोधक वस्तुएं होती हैं, चाहे वो दवाई हो चाहे कोई चीज़ें हों, उनका जो प्रेवलेंस है, उनकी जो मौजूदगी है, वो बढ़ानी है। मेल कॉन्ट्रासेप्शन, आदमी लोग भी जो हैं गर्भ निरोधक तरीकों को इस्तेमाल करें। डिक्रीजिंग मैटरनल मॉर्टेलिटी, माताओं की मृत्यु ना हो बच्चे को जन्म देने के दौरान, ये कम हो। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, यानी जब बच्चा पैदा होता है, शिशु होता है, तो शिशु अपने उसी समय उनकी मौत ना हो, उनकी जो रेट होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो भी कम करना लक्ष्य है सिग्निफिकेंट रूप से, यानी महत्वपूर्ण रूप से 2026 तक। ये जो लक्ष्य हैं, ये सामने से अगर देखे जाए ऑन द फेस ऑफ इट, वो उस लाइन में है जो कि इन पे जोर दिया गया था कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि पॉपुलेशन और डेवलपमेंट पे की गई थी 1994 में। द कायरो कंसेंसस, कंसेंसस मतलब सब लोग एक ही विचार पे जब आ जाते हैं, उसको कंसेंसस बोलते हैं। द कायरो कंसेंसस कॉल्ड फॉर ए प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, empowering women, universal education, maternal and infant health, to entangle the knotty issue of poverty and high fertility. कायरो कंसेंसस ने एक कॉल दी थी, यानी उन्होंने आह्वान किया था कि रिप्रोडक्टिव राइट्स को बढ़ावा दिया जाए। कहने वाला हर व्यक्ति को ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किस हद तक वो बच्चों को जन्म देता है। विमेन को एम्पावर किया जाए, एजुकेशन सभी लोगों के लिए हो, और माता और शिशु की हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, जिससे कि
जो बहुत ही गुंजला हुआ या नॉट्स लगा हुआ यानी गांठे लगा हुआ जो मामला है वो अनटैंगल हो जाए, वो खुल जाए। जो पॉवर्टी का मामला है या हाई फर्टिलिटी का जो मामला है। But rather than taking steps in this direction, the government seems to have taken the beaten path of a mixture of incentives and penalties to tackle what is a socio-economic issue as a demographic one. बल्कि बल्कि इसके बजाय कि वो ऐसे कदम लेते जो कि कैरो कंसेंसस में तय हुए थे, जो सरकार है ऐसा प्रतीत होता है उन्होंने पुराना घिसा पिटा रास्ता अपनाया है, जिसमें कि उन्होंने इंसेंटिव और पेनल्टी का एक मिक्सचर दिया है, जिससे कि हम अ, एक सोशो इकोनॉमिक जो इशू है, जो सामाजिक और आर्थिक इशू है, उसको एक पॉपुलेशन इशू बना के टैकल कर रहे हैं। In a draft Uttar Pradesh Population Control Stabilization Welfare Bill 2021, the government aims to incentivize one-child families and reward those with two children with perks in government schemes, rebates in taxes and loans, and cash awards if family planning is done, among other SOPs. ये जो बिल पेश किया गया है, ड्राफ्ट बिल है 2021 का, उसमें सरकार ये लक्ष्य कर रही है कि वो एक चाइल्ड वाली फैमिली को सपोर्ट देगी, उसको इनकरेज करेगी, उसको प्रोत्साहन देगी, इंसेंटिवाइज करेगी और यानी कुछ उनको फ़ायदा ऑफर करेगी अगर वो एक चाइल्ड रखते हैं, और उनको भी रिवार्ड करेगी जिनके पास दो बच्चे हैं और उनको पर्क्स देगी गवर्नमेंट स्कीम्स में। परक्विजिट्स पर्क्स स्मॉल फॉर परक्विजिट्स यानी जो अ, कई रूप में जो फ़ायदे दिए बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में, और टैक्सेस और लोन्स में रिबेट देगी और कैश अवार्ड भी देगी अगर फैमिली प्लानिंग की जाती है। और इसके अलावा दूसरे भी वो सॉप्स ऑफर कर रही है, यानी कि फ़ायदे ऑफर कर रही है। This incentives for those with more than two children include denial of subsidies and welfare benefits, a bar on applying for government jobs and taking part in local elections, डिसइंसेंटिव यानी कि जहाँ जब उल्टे इंसेंटिव दिए जाते हैं, यानी कि किसी चीज़ को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, जिसको कि इस तरह से नुकसान ऑफर किए जाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है इनके दो से ज़्यादा बच्चे हों उनके लिए नुकसान ऑफर किए गए हैं। इसमें शामिल है कि उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, सब्सिडी से वंचित किया जाएगा, या जो वेलफेयर के फ़ायदे हैं, वो कल्याण के फ़ायदे हैं, वो भी नहीं मिलेंगे, जो या गवर्नमेंट जॉब्स में उनको कोई मौका नहीं मिलेगा, उसको रोक लगा दी जाएगी जो उनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं, और इलेक्शन में भाग लेने पर भी रोक लगा दी जाएगी। Assam, also led by the BJP, is mulling a similar policy. असम जो भी वो भी बीजेपी के द्वारा लीड किया जा रहा है, वो भी सोच विचार कर रहा है एक इसी से मिलते जुलते नीति पे। The incentives disincentives approach has been denounced in the past by the National Human Rights Commission after such measures were introduced by several states in the 1990s and 2000s, that is Haryana, undivided Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and Odisha। ये जो इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव की अप्रोच है, ये जो तरीका है, इसको डिनाउंस किया गया, यानी कि इसको गलत कहा गया है पास्ट में भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। जब ये ऐसे मेजर्स लिए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसी प्रकार के मेजर्स यानी तरीके एक्शंस को शुरुआत की गई थी कई स्टेट्स में 1990 और 2000 के दशक में, तब भी NHRC ने उसको डिनाउंस किया था। ये जो अप्रोच ठीक नहीं है इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव वाली, दैट इज़ जैसे हरियाणा ने किया था, या आंध्र प्रदेश जो था उस वक्त अविभाजित था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ने जो इंसेंटिव डिसइंसेंटिव किए थे उनको डिनाउंस किया गया था NHRC के द्वारा। The Supreme Court in 2003 upheld a Haryana government law barring persons with more than two children from contesting local body polls, but the legal grounding of the moves impinging upon the informed choice of the individual remained questionable। 2003 वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाई गई थी उसको अपहोल्ड किया, जिसमें कि उन्होंने जिनके दो से ज़्यादा बच्चे थे उनको लोकल बॉडी के इलेक्शंस में भाग लेने से, कंटेस्ट करने से, यानी कि उसमें
उसमें खड़े होने से रोक लगा दी थी। लेकिन लेकिन इसके पीछे लीगल बेसिस क्या है ऐसे मूव्स का, जो कि इम्पिंच कर रहा है, मतलब जो कि एक तरह से दबाव डाल रहा है इन्फॉर्म चॉइस ऑफ इंडिविजुअल पे, कि कि जो इंडिविजुअल है कोई भी, वो अपनी इन्फॉर्म चॉइस कैसे करेगा यदि अ, यदि यदि लोग कंटेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअल के पास अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसको चॉइस करना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, उसको वोट दिया जाए कि नहीं दिया जाए। इसके बजाय कि हम लोगों को बार कर दें कि अगर आप इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो सकते हैं, तो फिर इंडिविजुअल के लिए इन्फॉर्म चॉइस वाली बात नहीं रह जाती है। तो ये बात जो है एक क्वेश्चन जैसा रह गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ पास की गई थी उसको अपहोल्ड किया था। Empirical studies of coercive measures have shown their discrimination against marginalized people in particular, and with no discernible effect on population control, while more substantive poverty reduction schemes and economic reforms have raised labor productivity and employment opportunities, allowed families to empower women, and reduce the fertility rates as rational choices. जो ग्राउंड पे यानी प्रैक्टिकल जो स्टडीज की गई हैं कि जब दबाव वाले मेजर्स लिए जाते हैं, तो उन्होंने ये दिखाया है कि इससे जो हमारे हाशिए पे लोग होते हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं, जिनको जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। खास तौर पे जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, और कोई भी असर पॉपुलेशन कंट्रोल पे इसका बल्कि नहीं होता, डिसर्नेबल नहीं दिखने वाला। वाइल जो कि जाना जा सकता हो या पता चल रहा हो कि असर हो रहा है, ऐसा कोई असर नहीं होता है। जबकि मोर सब्सटैंटिव पावर्टी रिडक्शन स्कीम्स, तो पावर्टी को कम करने वाली जो स्कीम्स हैं, जो ज़्यादा असरदार होती हैं, और जो आर्थिक रिफॉर्म्स हैं, उनसे लेबर की जो हमारी उत्पादकता है वो बढ़ती है, और एम्प्लॉयमेंट के मौके भी बढ़ते हैं, और फैमिलीज़ को भी मौका मिलता है कि वो वुमेन को एम्पावर करें, और फर्टिलिटी रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि लोग अपना खुद का डिसीजन लेते हैं, रैशनल चॉइस करते हैं, उनको ज़बरदस्ती नहीं की जाती है, अपनी रीजनिंग लगा के चॉइस कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से हम इंसेंटिव डिसेंटिव के द्वारा पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई असर नहीं होता, जबकि आप पावर्टी घटाइए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाइए, तो उससे फ़ायदे होते हैं और अपने आप ही फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है। India's TFRs have been reducing substantially across most states. भारत के जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं काफ़ी हद तक, ज़्यादातर स्टेट्स में, इवन इन यूपी एंड बिहार, और यूपी और बिहार में भी कम होते जा रहे हैं, और जिनके जिनके सबसे हाईएस्ट TFR हैं। To hasten the drop to replacement levels of fertility, states should tackle the socio-economic issues confronting India's largely youthful demography rather than seeking new Malthusian approaches on population control, जिससे कि हम फर्टिलिटी के ऐसे लेवल पे पहुंच जाएं कि रिप्लेसमेंट हो केवल, यानी कि जितने लोग मरे उतने ही लोग जो है पैदा हों। उस लेवल पे फर्टिलिटी को लाने के जल्दी से लाने के लिए जो स्टेट्स हैं उनको जो सामाजिक और आर्थिक मामले हैं उनको टैकल करना चाहिए। जो हमारा सामना कर रहे हैं, भारत का जो लार्जली यूथफुल पॉपुलेशन है, उसके सामने जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इनको टैकल करना चाहिए, इनको सॉल्व करना चाहिए। टैकल करना का मतलब है कि उससे जूझना चाहिए, बजाय इसके कि हम ऐसा प्राप्त करने की कोशिश करें कि नए माल्थुसियन अप्रोचेस को प्राप्त करने की कोशिश करें। तो माल्थुसियन अप्रोच मतलब जो पॉपुलेशन को घटाने वाली जो अप्रोच है, ज़बरदस्ती पॉपुलेशन के कंट्रोल के ऊपर, जो माल्थुसियन अप्रोच को करें, ये हमको नहीं करना चाहिए।